वास्तविकता में लौटकर सोजिन ने रिपोर्टर जिन्ही को चेयरमैन जोंग हियान की मां के घर ले गई। दोनों को उम्मीद थी कि उन्हें जोंगहिन का कोई बचपन का सामान मिल जाए ताकि वे एक और श्राप कर सकें। बूढ़ी महिला की बातों से उन्हें पता चला कि चेयरमैन जोंग हियान ने अपने सभी निजी सामान को इकट्ठा कर नष्ट करने के लिए लोगों को भेज दिया था। सौभाग्य से जोंग युन की मां ने अपने बेटे के प्रति प्रेम और लगाव के कारण चुपके से उसके कुछ बचपन के खिलौने संभाल कर रखे थे। रिपोर्टर जिन्ही ने चतुराई से जोंग हुन का विषय छेड़ा ताकि उसे उसके स्कूल के समय की फाउंटेन पेन चुराने का अवसर मिल सके। इस समय चेयरमैन जोंग हुन की मां ने दुखी होकर घटनाओं को बताया। 10 साल पहले सोजिन के घर पर हुए अनुष्ठान के बाद जॉन हान अचानक पूरी तरह बदल गया था। वो ठंडा और निर्दयी बन गया, यहां तक कि उसने अपनी मां को भी पहचानने से इनकार कर दिया। कारण समझ न पाने पर उसने पूछा। बाद में उसे जॉन हुन से कठोर उत्तर मिला, उसका बेटा मर चुका था। सोजिन की मां के स्वीकार करने और माफी मांगने के बाद ही उसे पता चला कि उसके बेटे पर एक दुष्ट आत्मा का साया है। इनुगामी की कहानी सुनकर रिपोर्टर जिन्ही पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने घटनाओं को जोड़कर एक दिल दहला देने वाला सत्य समझा। सोजिन और चेयरमैन जोंग हयान पर काबिज दानव वास्तव में एक ही था। इसका मतलब था कि अगर सोजिन चेयरमैन जोंग हयान को श्राप देती है तो उसके अपने शरीर के भीतर की आत्मा भी उसी तरह के श्राप का शिकार होगी। गंभीर परिणामों को जानने के बावजूद सोजिन जोंगहुन को श्राप देने के लिए दृढ़ रही ताकि उसके सारे दुखों का अंत हो सके। इस बीच पुलिस ने सचिव लियुआन की गिरफ्तारी के बाद एक आपात बैठक की। जुटाए गए सबूतों के आधार पर लियुआन के लिए अपहरण के आरोप से बचना मुश्किल था। हालांकि प्रमुख संजुन को संदेह था कि चेयरमैन जोंगहुन ही लियुआन को नियंत्रित करने के पीछे का मास्टरमाइंड है। संजुन ने गंभीर अपराध इकाई को इस मामले की आगे जांच करने का निर्णय लिया। फिर वो लियुआन से पूछताछ करने के लिए उसके कमरे में गया। संजुन चाहता था कि लियुआन ये स्वीकार करे कि फॉरेस्ट और चेयरमैन जोंगहियान अपहरण और हत्या के पीछे हैं। अप्रत्याशित रूप से असोसीव ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और दावा किया कि उसने जो कुछ भी किया वो व्यक्तिगत बदला था और उसका फॉरेस्ट से कोई संबंध नहीं था। इससे पुलिस मुश्किल में पड़ गई। अपने कार्यालय में वापस आकर प्रमुख संजुन ने इस अंधी वफादारी का कारण समझने की कोशिश की। फॉरेस्ट सार्वजनिक होने वाला था और अगर वो कंपनी को आपराधिक मामलों में घसीटता तो सचिव को भारी नुकसान होता। अब कंपनी को अपना प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव स्थगित करना पड़ता, जिससे शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आती। लियुआन ने गणना की कि अगर वो बस कल तक सह ले तो उसे वो अपार संपत्ति मिल जाएगी जिसकी उसे लंबे समय से इच्छा थी। इस समय टीम लीडर संजुन को अपनी पत्नी की चेतावनी और अस्पताल में जुबोंग की पागलपन भरी स्वीकारोक्ति याद आई। अगर उनकी बातें सच थीं तो मानवता एक भयानक आपदा का सामना कर रही थी। आज एक महत्वपूर्ण दिन था। फॉरेस्ट आधिकारिक रूप से सार्वजनिक हो रहा था। ग्रैंड मास्टर ऑटोटोमो माउंट चानबो पर पहुंचे ताकि चेयरमैन जोंगह्यून को मुख्यालय वापस ले जाया जा सके। ओडो स्वयं फॉरेस्ट के सार्वजनिक प्रस्ताव के दौरान किसी भी आध्यात्मिक हमले से जोंगह्यून की रक्षा करेगा। ओडो ने इमारत के चारों ओर सुरक्षात्मक ताबीज भी सावधानी से लगा दिए। इससे चेयरमैन जोंगह्यून बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि उसे पूरी तरह सुरक्षित महसूस हुआ। इस बीच फॉरेस्ट द्वारा अपने मेहमानों के लिए भव्य स्वागत समारोह शुरू हो गया। रिपोर्टर जिन्ही और सोजिन ने साहसपूर्वक इमारत में प्रवेश किया। दुर्भाग्य से सुरक्षा गार्डों ने उन्हें देख लिया और चिल्लाते हुए उन्हें घेर लिया। जिन्ही ने तेजी से सोजिन को खींचकर एक सुनसान कोने में छिपा दिया, जिससे वे लगातार पीछा करने से बच गए। अपने छिपने के स्थान से उन्होंने उस श्रापित पेड़ को देखा जो फॉरेस्ट का प्रतीक था और जो लॉबी में प्रमुख रूप से प्रदर्शित था। पत्तियां उन लोगों के नामों से घनी तरह ढकी हुई थीं जो श्रापित वन की सूची में थे। स्टॉक सूचीबद्ध होने में केवल 1 घंटा शेष था और अंधेरी अनुष्ठान की शुरुआत होने वाली थी। हालांकि जिन्ही और सोजिन ने अभी तक चेयरमैन जोंगहुन को सामने आते नहीं देखा था। उन्होंने चुप रहने और अपने अवसर की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। पुलिस स्टेशन में प्रमुख संजुन ने सचिव को बोलने के लिए मजबूर करने की एक योजना बनाई। संजुन ने अपनी पत्नी द्वारा दी गई जानकारी पर भरोसा किया, जिसने दावा किया था कि जिस किसी का नाम ऐप में टैग किया गया होगा वो श्रापित हो जाएगा और अपनी जान गंवा देगा। संजुन ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए ली जुआन को एक डिजिटल रूप से बदली गई तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर में ली हुआन का नाम बलि के पीड़ितों की सूची में प्रमुख रूप से दिखाया गया था। अपना नाम देखकर ली घबरा गया और भयभीत हो गया। उसने तुरंत अपनी वफादारी त्याग दी और पुलिस को चेयरमैन जोंगहियान की पागल योजना के बारे में सब कुछ बता दिया। सचिव ने बिना शर्म के सुंगजुन के फोन से सूचना विभाग के प्रमुख को कॉल करने के लिए भी उधार मांगा। ली हुआन चाहता था कि सूचना विभाग का प्रमुख उसका नाम सूची से हटा दे, लेकिन सूचना विभाग के प्रमुख ने हैरान होकर ली हुआन को बताया कि उसका नाम सिस्टम में नहीं है।
ली पूरी तरह भ्रमित हो गया। इस समय टीम लीडर संजुन मुस्कुराया और ली को बताया कि तस्वीर केवल फोटोशॉप का परिणाम थी। लीवान ने करवाहट के साथ महसूस किया कि उसे अभी अभी धोखा दिया गया है। तभी टीम लीडर सुंगजुन को अपनी पत्नी की बातों पर पूरी तरह विश्वास हो गया। वो और उसकी टीम तुरंत फॉरेस्ट मुख्यालय के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर पुलिस अंदर घुसी, सूचना विभाग के प्रमुख को हथकड़ी लगाई और उसे अपने साथ ले गई। इसी बीच पुलिस की एक और टीम संजुन के साथ अंदर और गहराई में जाकर जांच करने लगी। अंततः चेयरमैन जोंग हुन भव्य मंच पर प्रकट हुए। महान तांत्रिक ओडमो इस समारोह की अध्यक्षता करने के लिए खड़े हुए, क्योंकि वो इस क्षण का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सोजिन अपने छिपने के स्थान से बाहर निकलकर चेयरमैन जोंग हुन पर श्राप डालने लगी। जोंग हुन के पूरे शरीर में असहनीय दर्द फैल गया। ओडो ने समझ लिया कि कोई इस समारोह में बाधा डाल रहा है और उसने तुरंत अन्य तांत्रिकों से एक सुरक्षात्मक बाधा बनाने का आग्रह किया। हालांकि सोजिन की घृणा की शक्ति बहुत अधिक थी। उसने तांत्रिकों को दबा दिया, जिससे वे एक एक करके गिर पड़े और खून की उल्टी करने लगे। ये देखकर महान तांत्रिक ओटोमो को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। जापान के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार ओटोमो अकेले ही सोजिन के भयानक श्राप को सहन कर सके। अंतिम क्षण में समारोह की नाटकीय घटनाओं ने उपस्थित लोगों को यह गलतफहमी दी कि यह एक मंचित कला प्रदर्शन है, जिससे वे प्रशंसा में सांसें भरने लगे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कौन सी त्रासदी घटने वाली है। उन्हें केवल चेयरमैन जोंग हुन के शरीर पर उभरती हुई मोटी लाल नसें दिखाई दीं। जोंग ह्युन के भीतर निवास करने वाली दुष्ट आत्मा इनुगामी मुक्त हो गई और उसने पूरी तरह उसके शरीर पर कब्जा कर लिया, उसे एक सच्चे दानव में बदल दिया। दर्शकों में मौजूद लोग भी बदलने लगे। उनकी आंखें रक्त से भर गईं और उनके मन का संतुलन खो गया। रिपोर्टर जिन ही और टीम लीडर सन जून भी उसी अवस्था का शिकार होने लगे। सड़कों पर श्राप से चिन्हित लोगों का एक समूह भी प्रभावित हुआ। उनकी आंखें गहरे लाल रंग की हो गईं। सोजिन श्रापित होकर और ओडमो की शक्ति से पराजित होकर बेहोश हो गईं। अपनी अर्धचेतना में उसने अपनी मृत मां की छवि देखी। क्योंकि वह एक श्रापित तांत्रिक थी, उसकी मां को सभी लोग गहरी नफरत से देखते थे, लेकिन वो केवल पैसे कमाकर अपनी बेटी को बेहतर जीवन देना चाहती थी। सोजिन को लगा कि भले ही वो श्रापित हो, उसकी मां उसे कभी नहीं छोड़ेगी। उसकी यादों में वो दिन ताजा हो गया जब चेयरमैन जोंग हियान आया था और सोजिन की मां को हमेशा के लिए अपने साथ ले गया था। सोजिन घृणा से भर गई। दूसरे शब्दों में, वो घृणा उसके भीतर मौजूद दानव द्वारा नियंत्रित की जा रही थी। हालांकि रिपोर्टर जिन ही से मिलने के बाद सोजिन की घायल आत्मा धीरे धीरे सच्चे प्रेम से ठीक होने लगी। सोजिन कोमा से जाग गई। उसने देखा कि रिपोर्टर जिन ही उसके पास बेहोश और पीड़ा में तड़प रही थी। सोजिन ने सभी को बचाने के लिए एक महान कदम उठाने का निर्णय लिया। उसने अपनी ही आत्मा पर श्राप डाल दिया ताकि उसके शरीर में निवास करने वाली इनुगामी आत्मा को नष्ट किया जा सके। क्योंकि उसके भीतर का दानव और चेयरमैन जोंग हुन के शरीर में मौजूद दानव एक ही इकाई थे। केवल तभी जब दोनों समाप्त हो जाते उन्हें पूरी तरह नष्ट किया जा सकता था। जब सोजिन फिर से बेहोश हुई तो रिपोर्टर जिन्ही और बाकी सभी लोग जाग गए। उनकी आंखें सामान्य हो गईं। हालांकि महान तांत्रिक ओटोमो को श्राप के कारण भयानक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। असहनीय पीड़ा में उनके शिष्यों ने उनकी मदद के लिए दौड़ लगाई। चेयरमैन जोंग ह्युन ने अपने रक्षक और अपनी मूल आत्मा को खो दिया। उनका शरीर अचानक एक जीवित मशाल की तरह आग में घिर गया। नीचे मौजूद दर्शक फिर से पूरी तरह चकित हो गए, ये सोचकर कि यह एक शानदार मंचीय प्रभाव है। अंततः दानव नष्ट हो गया और सब कुछ पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। फॉरेस्ट में हुई घटना की खबर जल्दी ही अखबारों में चर्चा का विषय बन गई। चेयरमैन जोंग हियान को आग में मृत घोषित कर दिया गया। इसलिए सचिव ली हुआन और फॉरेस्ट समूह को अपराधों की श्रृंखला के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया गया। सोजिन को बेहोशी की अवस्था में एक अनाथालय में ले जाया गया। 1 महीने बाद रिपोर्टर जिन्ही और उनके पति सोजिन से मिलने आए, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आई थी। जिन्ही सोजिन के बिस्तर के पास बैठकर उसका हाथ थामे हुए चुपचाप उसके द्वारा किए गए असाधारण कार्यों के लिए धन्यवाद दे रही थी। सोजिन के बलिदान के कारण सभी सुरक्षित थे। जिन्ही के शब्द सोजिन के अवचेतन को छू गए, जिससे उसकी आंख से एक आंसू गिर पड़ा। जैसे ही जिन्ही और उसके पति कमरे से बाहर निकले, सोजिन रहस्यमय तरीके से अपने अस्पताल के बिस्तर से गायब हो गई। क्या कोई अनुमान लगा सकता है कि सोजिन कहां गई? शायद उसने इस शोरगुल भरी दुनिया को छोड़कर अपने लिए शांति पाने का निर्णय लिया। कहानी सोजिन के रहस्यमय गायब होने के साथ समाप्त होती है, जिससे दर्शकों के मन में एक गहरी बेचैनी बनी रहती है। श्रापित होना केवल एक नाटकीय आध्यात्मिक संघर्ष नहीं है, यह घृणा के बोझ के बारे में एक गहरा संदेश भी है। आशा है कि इस कहानी के माध्यम से हम में से प्रत्येक घृणा के पौधे को सींचने के बजाय दयालुता के बीज बोना सीखेगा।
अंत तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया टिप्पणी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी अगली रहस्यमय यात्राओं में फिर से मिल सकें। अलविदा और फिर मिलेंगे।